वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम लोग थर्ड सेशन करेंगे। टोटल हम लोग 4 सेशन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और फोर्थ एंड लास्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा भी होगा। उस दिन हम लोग एक बार पूरे चैप्टर को भी करेंगे और वापस से एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, तो उस दिन का सेशन तो बिल्कुल मिस मत करना। हम लोगों ने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रियम्बल किया, कुछ बेसिक बातें की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 किया। उसके बाद मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए। फंडामेंटल राइट टोटल 6 है, जिसमें से सबसे पहला फंडामेंटल राइट इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 तक कवर था, जो हम लोगों ने कंप्लीट उसको क्विक रिवाइज किया। अब मैं आप लोगों को आज करा रही हूं नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट, दैट इज फ्रीडम। दैट इज फ्रीडम। ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया था, बट उस दिन थोड़ा ग्लिच हो रहा था, तो मैं वापस से क्विकली बता देती हूँ, फिर हम लोग नया टॉपिक भी करेंगे। आर्टिकल 19 टू 22 हमें क्या मिलता है? दूसरा हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट फ्रीडम। सेकेंड फंडामेंटल राइट फ्रीडम। सबसे पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलता है कि हमें टोटल 6 फ्रीडम दिए गए। कितने? 6। पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम। दूसरा कहीं भी पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स असेंबल होने का फ्रीडम। थर्ड कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फ्रीडम। फोर्थ कहीं भी घूमने फिरने का फ्रीडम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ कहीं भी रिसाइड एंड सेटल होने का फ्रीडम इंडिया में। ये सारा इंडिया के अंदर की बात हो रही है। सिक्स्थ नंबर जो था उसको ओमिट कर दिया गया, और अगर मैं बोलूं तो अब ये सिक्स्थ हो गया कि आप कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस और ऑक्यूपेशन और ट्रेड कैरी ऑन कर सकते हो। ये 6 फ्रीडम हमें मिले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में। लेकिन बोलते ये फ्रीडम ना एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो है यही है, नहीं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाते हैं, मतलब कब? जब ये सारी चीजों को इंश्योर करना होगा तब। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन 8 ग्राउंड पे हम तुम्हारे फ्रीडम वाले फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसका 2 कंडीशन है, रैदर 3। जो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो एक लॉ बताता है, मतलब लॉ इंपोज करे। मतलब ऐसे एक पुलिसमैन आके मेरे को बोल दिया तो नहीं होगा, है ना, उसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए? इम्पोज्ड बाय लॉ एंड शुड नॉट बी मेयरली अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं होगा, इट शुड बी इम्पोज्ड बाय लॉ। नेक्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए? मस्ट बी रीजनेबल। रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। एंड थर्ड, हमने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? क्योंकि आर्टिकल 19 का ही जो ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने सिटीजन्स को फ्रीडम दे पाए, उसी को इंश्योर करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ताकि कुछ गलत ना हो, अशांति ना फैले देश में। तो इसलिए हमारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अब बोलते हैं 19 क्लॉज 2 बता सकता है लिमिट, कि कितने लिमिट तक आपका रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ये सब बातें आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 6 फ्रीडम याद रखने हैं और कुछ ग्राउंड है जिसके ऊपर आपके ऊपर क्या लगाया जा सकता है? रेस्ट्रिक्शन। बार बार बोल रहे हैं ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ होना चाहिए एंड नॉट मेयरली एग्जीक्यूटिव एक्शन। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो हम इस रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 बोलता है कि ये सारे पर्सन को मिलता है, ये फ्रीडम सारे पर्सन को मिलता है। क्या? दो, लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ। क्या? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अभी हम लोग सेकेंड फंडामेंटल राइट में ही हैं, तो आप लोग मत समझना कि ये थर्ड फंडामेंटल राइट है, ये सेकेंड है, उसी का पार्ट है। पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ बोलते हैं किसी भी पर्सन को ना तो उसका राइट टू लाइफ हम छीन सकते हैं और ना पर्सनल लिबर्टी छीन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब मैं बताऊंगी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, ये चाहे तो ये लोग तुम्हारा ये दोनों चीज भी खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अब फांसी की सजा भी तो होती है, तो राइट टू लाइफ तो खत्म हो गया। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कब खत्म हो सकता है? इफ स्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? राइट टू लाइफ का मतलब है सुकून की जिंदगी हमें जीने दो,
जो भी चीजें हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है वो हमें मिलती रहनी चाहिए, है ना। हमें डिग्निटी से जीने का फ्रीडम मिलना चाहिए, तो बेसिकली ये फ्रीडम है, इसीलिए आपका क्या है, ये सेकंड फंडामेंटल राइट में है। जैसे नॉइस पोल्यूशन अगर बहुत ज्यादा है तो ये मेरे राइट टू लाइफ में एक ऑब्स्टेकल है, तो ये खत्म होना चाहिए। वैसे लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जितना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके हिसाब से। तो राइट टू ट्रैवल क्या है, एक लिबर्टी है, मैं चाहूं तो कहीं भी घूम सकती हूँ। तो आज 6 फ्रीडम में है ना, आप कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन आज मुझे इंडिया से बाहर घूमने का मन है, मैं घूम सकती हूँ, एक रूल है पासपोर्ट लेकर, पासपोर्ट लेकिन गवर्नमेंट मेरे को दे ही नहीं रहा है ना। तो ये क्या है, ये मेरी लिबर्टी के अगेंस्ट है। ये क्या है, लिबर्टी के लिए अगेंस्ट है, क्योंकि आज घूमने के लिए मुझे पासपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट मेरे को वही नहीं दे रहा है। तो डिनायल ऑफ पासपोर्ट क्या है, पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें दो चीज जरूर मिलेगी अंडर आर्टिकल 21। क्या क्या, एक राइट टू लाइफ एंड एक लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। लेकिन मैंने बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन दोनों को भी छीन सकता है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, तीन मतलब है जिससे आपका इसको मतलब क्लियर होगा। पहला, कोई लॉ होना चाहिए जो बताए कि हम क्यों किसी की लिबर्टी और राइट टू लाइफ को खत्म कर रहे हैं, देयर मस्ट बी अ लॉ, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, लॉ शुड बी वैलिड, लॉ क्या होना चाहिए, वैलिड। एंड थर्ड, लॉ शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। एंड थर्ड, लॉ शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो एक लॉ होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, और वो अगर चाहे तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी खत्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एडुकेशन। सॉरी, ये बेसिकली सेकेंड फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। बेसिकली क्योंकि आर्टिकल 19 से 22 हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट ही है। तो आर्टिकल 21 ए क्या बोलता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना स्टेट का काम है। क्या काम, किसका काम है, स्टेट का। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। आता था ना स्कूल चलो, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो आर्टिकल 21 ए यही बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन लेने का पूरा राइट है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलता है सुनते हैं। आर्टिकल 22 भी बेसिकली हमारे सेकेंड फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। ये बोलता है कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो हमें दो तीन बातें इंश्योर करनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 22 ऐसा बोलता है कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं, हम मतलब पुलिस, तो उसको दो तीन बातें इंश्योर करनी पड़ेगी। पहला, जब आप उससे अरेस्ट कर रहे हो तो उसको ग्राउंड इन्फॉर्म करो कि किस ग्राउंड पे आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, किस जुर्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट, उसको आप डिफेंड और कंसल्ट होने का राइट दो। हम लोग बोलते हैं ना, आप अपना लॉयर देख लीजिए, तो ये आप उसको दूसरा राइट दोगे। और तीसरा, अगर आप किसी को अरेस्ट किए हो तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक राइट है कि अगर हमें अरेस्ट किया जाए, हम तीन बातें मांग सकते हैं कि हमें बताओ क्यों अरेस्ट कर रहे हो, दूसरा मेरे को किसी को कंसल्ट करने का मौका दो, और तीसरा मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करो। ये हमें तीन राइट मिलते हैं अगेंस्ट अरेस्ट। लेकिन बहुत बार होता है कि मजिस्ट्रेट थोड़ा दूर है और ट्रैवलिंग टाइम हो जाता है, तो क्या वो 24 घंटे में इंक्लूड होगा, नो, एक्सक्लूड हो जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग द टाइम जर्नी ऑफ प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। लेकिन लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जैसे कि कोई टेररिस्ट, एनिमी, हम लोग इन सबको जब अरेस्ट करते हैं तो उनको ये फंडामेंटल राइट हम लोग नहीं देते हैं। वो टेररिस्ट इंडिया का ही क्यों ना हो, उसको ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा कि उसको इन्फॉर्म करें, उसको 24 घंटे में ही प्रेजेंट करें, या फिर उसको डिफेंड होने का मौका दें। इन सब केसों में हो सकता है कि आपको ये प्रोटेक्शन ना मिले। एलियन, एनिमी, और कोई अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट होता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में बहुत सारा केस है, ये करोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन माना जाएगा। ये हमारा था सेकेंड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 to 22। अब हम लोग करेंगे थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बर्बाद करना किसी को। आर्टिकल 23 एंड 24 इस बात पर फोकस करता है। 23 बोलता है कि इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब किसी भिखारी से जबरदस्ती काम करवाना, फोर्स यूज करना, फोर्स्ड लेबर, ये सब बिल्कुल भी क्या है, अलाउड नहीं है। ऐसा बोलता है आर्टिकल 23। और अगर आप ऐसा करोगे तो ये पनिशेबल होगा। और आर्टिकल 24 है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बोलते हैं 14 साल से छोटे बच्चे से हम लोग कभी भी फैक्ट्री, माइन या कोई भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करवा सकते हैं। कितने साल के बच्चे से? 14 साल के छोटे एज के बच्चे से फैक्ट्री, माइन या कहीं भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट की जगह, मतलब जहां पे बहुत हैजार्डस मटेरियल यूज होता है, वहां पे उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 23 एंड 24 हमारा था नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 25, 6, 7 एंड 18, ये हमें देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। मतलब धर्म को लेकर हमें क्या देता है, कुछ फंडामेंटल राइट देता है। क्या क्या? जैसे हम कोई भी प्रोफेशन, प्रैक्टिस या कोई भी रिलीजन को प्रोपगेशन कर सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी रिलीजियस मैटर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। और किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजन का अगर कोई फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो हम उसमें अटेंड कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। ये चार चीजें हमें मिली आर्टिकल 25 टू 28, 25, 26, 27, 28, फोर्थ फंडामेंटल राइट। अब हम लोग जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी तक ना बहुत राइट राइट ले लिए, हक बहुत ले लिए, ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये अगर नहीं दोगे ना तुम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, है ना, जिसमें एजुकेशन का राइट, पर्सनल लिबर्टी, 6 फ्रीडम चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 23 एंड 24, है ना, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारा राइट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिलीजियन वाला फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 टू 28। अभी मैं आपको थोड़ा सा फॉर अ चेंज पढ़ाने जा रही हूँ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है? आर्टिकल 51A हमें कुछ ड्यूटी बताता है और ये एप्लीकेबल है ऑन एवरी सिटीजन। किस पे एप्लीकेबल है? ऑन एवरी सिटीजन। बेसिकली आर्टिकल 51A बोलता है कि तुम हक तो बहुत लेते हो, तुम्हें इंडिया में रहते हो, तुम्हें कुछ ड्यूटी भी निभानी चाहिए। और आपको पता है ये ना बहुत इम्प्लाइड सी बातें हैं, मतलब कि जनरल ऑब्वियस वैसी बातें हैं। जैसे हमें हमेशा जो भी फ्रीडम फाइटर रहे, जिन्होंने जान पे खेल कर हमें आजादी दिलाई, उनको हमेशा हम चेरिश करें और उनके नोबल आइडिया को हमेशा फॉलो करें, पहली बात। दूसरी, हमें अपनी इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी बोलते हैं ना, प्रभुता, अखंडता, इन सबको क्या करना है? हमेशा प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन रखना है। जब भी टाइम आए अपनी कंट्री के लिए नेशनल सर्विस जरूर सर्व करेंगे, है ना। ब्रदरहुड प्रमोट करेंगे, भाईचारा। हमारे इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है ना, बोलते नहीं विभिन्नताओं में भी हमारा जो देश है वो यूनिटी में है। जबकि कितनी टाइप ऑफ कल्चर है, लैंग्वेज है ना, फिर भी हम क्या है? एक है। तो बेसिकली जो हेरिटेज है हमारा, उसको हम हमेशा क्या करेंगे? वैल्यू, प्रिजर्व करेंगे। जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, लिविंग क्रिएचर्स, इनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव। हम साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को भी क्या करेंगे? डेवलप। हमारी जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको क्या करेंगे? सेफ गार्ड। ऐसे नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ दो, कुछ होता नहीं है, ट्रेन में आग लगा दो, ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हम ऐसे इंडिविजुअल को बनाएंगे जो इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करेंगे? काम आएंगे, है ना, काम आएंगे। तो हायर लेवल ऑफ ऐसा एफर्ट डालेंगे कि अच्छे इंडिविजुअल बने, है ना। और जो भी 6 से 14 साल के बच्चे के पेरेंट है या फिर गार्जियन है, उनको उनको अपने 6 से 14 साल के बच्चे को क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी ऑफ एडुकेशन। ये ड्यूटी किसे दी गई? ऑल पर्सन और सिटीजन, सिटीजन्स को। किसको दी गई? सिटीजन्स को।
कि अगर तुम इंडिया में रहते हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। और पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में उसको कराया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने संविधान को हमेशा फॉलो करो, उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को हमेशा रिस्पेक्ट करो। इसीलिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया भी जाता है कि आपको पता चले कि आपका संविधान आपको क्या बताता है। और अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो भी आपके सिंबल्स है उनको हमेशा रिस्पेक्ट करो। ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा फॉलो करो, जो फ्रीडम फाइटर है उनको चेरिश करो, जब जरूरत पड़े कंट्री को सर्व करो, है ना। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन रखो, रिच हेरिटेज को हमेशा प्रिजर्व करो, नेचुरल एनवायरनमेंट को डेवलप और प्रिजर्व करो, है ना। ऐसे इंडिविजुअल बनाओ जो इंडिया के एक्सीलेंस में हेल्प करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म मत करो। और जो भी 6 से 14 साल के बच्चे के पेरेंट्स और गार्जियन है, उनका एफर्ट होना चाहिए कि वो उनको क्या प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। अभी हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें करनी है, बिल्कुल भी आप लोग घबराना मत। अभी हम लोग करेंगे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे कि लॉ में अमेंडमेंट्स आते हैं ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए। हो ही सकता है इंसानों ने बनाया तो कभी कुछ छूट गया तो बाद में उसको लाया गया, या कुछ नया लाना है। तो वैसे ही जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उससे क्या आया, 9th शेड्यूल ऐड हुआ, जिसमें लैंड रिफॉर्म की बात की गई। किसकी? लैंड रिफॉर्म की। अच्छा, हम लोग जो पढ़ते हैं, थ्री और ग्राउंड डाले गए फ्रीडम में, स्पीच, एक्सप्रेशन, और ये सब क्या होने चाहिए? रीजनेबल। मतलब पहले था ना कि आपको स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब का फ्रीडम था, तो इसके लिए क्या डाले गए? रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन डाले गए बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये डाले गए अमेंड, क्या? रेस्ट्रिक्शन। तो 3 ग्राउंड रेस्ट्रिक्शन आया, लैंड रिफॉर्म्स आया, और स्टेट को इंपावर किया गया कि तुम अपने सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाओ। याद करो 15(4), 15(3), 15(5), उसी की बात कर रहा है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या क्या लेकर आया? लैंड रिफॉर्म लेकर आया, 3 ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन लेकर आया, और स्टेट को बोला इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन तुम बना सकते हो। फिर जो हमारा सेकेंड अमेंडमेंट आया, उसमें क्या बात की गई? उसमें बात की गई कि जो लोकसभा का एक मेंबर होता है वो 7,50,000 ज्यादा से लोगों को भी क्या कर सकता है? प्रेजेंट कर सकता है। मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोर देन 7,50,000, है ना। फिर आया हमारा 42nd अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म, 3 more ground of restriction, स्पेशल प्रोविजन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सेकेंड अमेंडमेंट, लोकसभा का एक मेंबर प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा मोर देन 7,50,000, है ना। फिर क्या आया? 42nd अमेंडमेंट, और ये बहुत मजेदार है। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आपको पता है इसमें इतने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आए कि इसको छोटा संविधान बोलते हैं। सवरन सिंह कमेटी में अंदर आया था, सवरन सिंह कमेटी के अंदर आया था। आपको पता है प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी है ना, वो इसी से आया। इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं थे, तो ये वर्ड प्रियम्बल में तभी ऐड हुए। हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं, वो उसमें से कुछ ड्यूटी जो है इसी अमेंडमेंट से ऐड हुई, है ना। प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया कि तुम हमेशा कैबिनेट के एडवाइस पे काम करना। मैं आपको पढ़ाऊंगी जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें 3 और नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए। बताऊंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं। और 5 सब्जेक्ट थे जिसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट को दे दिया गया। स्टेट का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट वाला, वो कॉन्करेंट मतलब बेसिकली स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, इन सबको किसको दे दिया गया? बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये हमारा क्या था? 42nd अमेंडमेंट। और सेंटर को एम्पावर किया गया कि तुम किसी भी स्टेट में किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सकते हो? आर्म्ड फोर्सेस भेज सकते हो, है ना। आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हो। ये बात याद रखोगे। तो ये था आपका 42nd अमेंडमेंट, जिसमें ये सारी बातें की गई।
तो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये सारे अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन थोड़ा छोटा सा है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये रिवीजन बैच, रिवीजन जो सेशन चल रहे हैं ये आपको कितना हेल्प कर रहा है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।